नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। खबरों की शुरुआत करते हैं। कोरोना की थर्ड वेव आने की आशंका को लेकर गुरुग्राम के नागरिक अस्पताल में किस तरह की तैयारी की गई है, इसे देखने के लिए जिला उपायुक्त जितेंद्र यादव अस्पताल पहुंचे। उन्होंने नागरिक अस्पताल की पीएमओ से तैयारियों की जानकारी ली। इस दौरान डीसी जितेंद्र यादव ने अस्पताल परिसर में बन रहे 100 बेड के अस्पताल का भी जायजा लिया। जिला उपायुक्त जितेंद्र यादव ने अस्पताल के अंदर ऑक्सीजन प्लांट, ओपीडी और मरीजों के बारे में भी जानकारी ली। गुरुग्राम में मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई जाएगी। 13 से 15 सितंबर तक ये मेगा ड्राइव चलेगी, जिसमें सरकार ने गुरुग्राम में 3 दिन में 1,45,000 लोगों को वैक्सीन लगाने का टारगेट दिया, जबकि गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग ने 2 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा है। लगभग 200 जगहों पर वैक्सीनेशन कैंप लगाकर लोगों को टीका लगाया जाएगा। मेगा ड्राइव के दौरान पहली और दूसरी दोनों डोज लगाई जाएंगी। गुरुग्राम में अब तक 26 लाख वैक्सीन लगाई जा चुकी है और सीरो सर्वे भी पूरा कर लिया गया है। बिल्कुल, आज एसीएस महोदय द्वारा अनाउंस किया गया कि हरियाणा में आने वाले सोमवार, मंगलवार और बुधवार को इन 3 दिनों के लिए मेगा वैक्सीन ड्राइव डे चलाया जाएगा, जिसमें पूरे हरियाणा के लिए 16,05,000 का टारगेट रखा गया है, जिसमें गुड़गांव के लिए 1,45,000 यानी तकरीबन 1.5 लाख डोजेज गुड़गांव के लिए रखी गई हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि इन 3 दिनों में हम कम से कम 1.5 लाख से भी ज़्यादा यानी 2 लाख का हमने अपने लेवल पर टारगेट रखा है, लेकिन कोशिश करेंगे इस 1,45,000 के टारगेट को अचीव कर सकें। कोशिश ये की जा रही है कि इन 3 दिनों में सोमवार, मंगलवार, बुधवार को पहली डोज और दूसरी डोज दोनों दी जाएं, लेकिन हमारा टारगेट रहेगा, मेन टारगेट जो 21 जून को हमने इससे पहले मेगा ड्राइव चलाया था, उसके 84 डेज ऑलमोस्ट कंप्लीट होने जा रहे हैं। उन लोगों को मैक्सिमम वैक्सीनेशन दी जाए जो जून में हमने टारगेट किए हुए थे। और वह गुरुग्राम में सीएम विंडो पर एक बिल्डर की शिकायत करना एक आरडब्ल्यूए अध्यक्ष को इतना महंगा पड़ गया कि बाउंसरों ने गन पॉइंट पर उसे जमकर धमकाया। और धमकाने के बाद अगर हम बात करें तो जमकर विरोध भी किया गया, जिसके चलते सेक्टर 77 से सेक्टर 95 तक की सोसाइटी के आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष और रेजिडेंट्स ने डिप्टी कमिश्नर से मिलकर दबंगों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की और इस मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। आरडब्ल्यूए अध्यक्ष धर्मवीर ने कहा कि बिल्डर ने ग्रीन बेल्ट दिखाकर लगभग 900 फ्लैट्स बेच दिए और अब बिल्डर ग्रीन बेल्ट को भी बेचकर अवैध निर्माण कर रहा है। ऐसे में सोसाइटी में रहने वाले गौरव लांबा और उसके बाउंसरों ने मिलकर उसके साथ मारपीट की। इस मामले में गुरुग्राम पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज की, लेकिन जिन धाराओं के तहत मामला दर्ज करना था उन धाराओं को शामिल नहीं किया गया, जिसके चलते डिप्टी कमिश्नर से मिलकर इस मामले में निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। मैं मैप्सको कांसावेला में रहती हूँ। आज हम यहाँ पे इसलिए आए हैं क्योंकि हमारी सोसाइटी के प्रेसिडेंट को हमारी सोसाइटी के अंदर ही बाहर से गुंडे बुला के या उनके बॉडीगार्ड बोला जाए, उन्होंने आके पीटा। अब एक किसी की इतनी हिम्मत हो गई कि सोसाइटी के अंदर आके प्रेसिडेंट को पीट दिया, तो किसी आम रेजिडेंट की क्या औकात है फिर वहाँ पे? हम लोग तो सेफ हैं ही नहीं। इसलिए किसी भी सोसाइटी के अंदर कैसे कोई हथियारबंद इंसान अंदर कैसे आया, कैसे हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसी है, निम्बस है, उसने कैसे अलाउ किया किसी को? उस पर किसका प्रेशर था जो उसने उनको अंदर आने दिया? तो जब वो बुकिंग करी थी, उसका जो मैंने मेन जो देखा हुआ है, उसमें जो विला के जितने कॉर्नर थे वो सारे ग्रीन बेल्ट बताए हुए हैं, जो आज अभी प्राइवेट लैंड बना दी है, जिसको उन्होंने हमारे एक को रेजिडेंट को बुरी तरह पीटा है। ठीक है, किस लिए? क्योंकि उन्होंने उनके खिलाफ शिकायत करी, इंस्पेक्शन करवा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे खड़े हैं सब। हम बिल्कुल उनकी गिरफ्तारी की मांग करते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ स्पष्ट शब्दों में, अगर हमारी सुनाई यहाँ ना हुई प्रशासन द्वारा तो हम महापंचायत बुलाएंगे, जो हमसे कार्रवाई होगी हम करेंगे। ऐसे आदमी को हम बख्शेंगे नहीं। बिल्डर और गौरव लांबा, ये इन सभी की मिली भगत से एक सुनियोजित तरीके से ये वारदात को अंजाम दिया गया है। अपने क्षेत्र में हम इस तरह की गुंडागर्दी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे और जिला प्रशासन से ये हमारा अनुरोध है। ऐसे गुंडे जो उपद्रव जानते हैं, सोसाइटी में लोग 1-1 करोड़ रुपए का, 2-2 करोड़ रुपए का घर लेकर यहाँ शांति से जीवन व्यतीत करने आते हैं और देश के विभिन्न प्रदेशों से यहाँ लोग आके रहते हैं। ये इससे शर्मनाक बात हो नहीं सकती कि कोई आदमी सोसाइटी में अपने पर्सनल बाउंसर लेकर आरडब्ल्यूए का एक प्रधान जो चुना हुआ है जनता का, उसके साथ इस तरीके की वारदात करता है। ये अपने आप में बहुत शर्मनाक घटना है।
हम पुलिस के तमाम अधिकारियों से, उपायुक्त महोदय गुरुग्राम की तरफ से और सभी जिले के अधिकारियों से निवेदन करते हैं ऐसे आदमियों को जितनी जल्दी हो सके उन पर सख्त कार्रवाई करके उनको गिरफ्तार किया जाए। डीटीसीपी डिपार्टमेंट से भी, बिल्डर से भी और प्रशासन से भी हमने एफआईआर की। एफआईआर में सारे चार्जेस नहीं लगाए। सीसीटीवी फुटेज में क्लियर दिख रहा है वो गन लेके आए, ठीक है। उन्होंने मेरे को गन पॉइंट पे रख के मारा, लेकिन ये सिर्फ एक सिंपल सी लड़ाई झगड़े की एफआईआर बना के इसके ऊपर वो कर रहा है। और उन्होंने मुझे खुली धमकी दी है कि तू कहीं चला जा, हमारे डीसीपी साहब हैं, तू कहीं चला जा, हमारे भाट साहब हैं, देख लेंगे तू क्या करवाएगा। और गुरुग्राम में लाइसेंसी कॉलोनियों में भी अवैध निर्माण पर अब डिस्ट्रिक्ट का टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट की पैनी नजर रहेगी। विभाग की तरफ से साफ कर दिया गया है कि किसी भी लाइसेंसी कॉलोनी में अगर अवैध निर्माण किया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। विभाग के पास पिछले काफी समय से कुछ शिकायतें आई थी, जिसमें साउथ सिटी 2 VLF फेज 1U ब्लॉक, F ब्लॉक के अलावा शहर के अलग अलग कई लाइसेंसी कॉलोनियों के एरिया में इस तरह की शिकायतें मिल रही थी, जिस पर विभाग की तरफ से अब तक अवैध निर्माण पर कार्रवाई करने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। साइबर सिटी गुरुग्राम के राजेंद्रा पार्क में एक कलयुगी बहू के द्वारा सास के साथ मारपीट करने का वीडियो सामने आया। इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से एक बहू अपनी सास के साथ मारपीट कर रही है। आरोपी बहू ने सास के साथ मारपीट खुलेआम की। उस वक्त घर पर कई लोग मौजूद थे। हद तो तब हो गई जब घर में झगड़ा देख पड़ोसी इस पूरे विवाद को सुलझाने के लिए घर पर पहुंचे तो बहू ने पड़ोसियों के साथ भी मारपीट करना शुरू कर दिया। विवाद यहीं तक ही नहीं रुका, बल्कि इस महिला ने अपने परिजनों को बुलाकर पड़ोसियों के साथ अपने सास के साथ भी मारपीट की। इस पूरे मामले को लेकर अब पुलिस को शिकायत दी गई है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। दरअसल पीड़ित सास का कहना है कि घर में काम करने के लिए किसी नौकरानी को नहीं रखा, तो उसके बाद यह विवाद बढ़ा और विवाद इतना बढ़ गया कि बहू ने अपनी सास के साथ मारपीट शुरू कर दी। फिलहाल शिकायत मिलने के बाद पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और जिन लोगों के साथ मारपीट हुई है उनका मेडिकल कर पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। देर रात से हो रही रुक रुक कर बारिश। वो मेरी बहू है जी। किस बात को लेकर मारपीट करते हैं? वो मैंने काम वाली के लिए बोल दिया था कि मेरे से इतना काम नहीं होता बेटा, मैं सुबह का नाश्ता मैं बनाती हूँ हैं। अब तो वो कहती है ऊपर काम वाली बिल्कुल नहीं लगेगी। तो मेरे बेटे से भी मारपीट की और मुझे बहुत मारा। वीडियो भी है हमारे पास। अच्छा, यहाँ पे सब मेरी स्वेलिंग वगैरह हड्डियों पे बहुत दर्द है। चप्पलों से मारा, मेरे कपड़े फाड़ दिए। मेरे शिकायत की है पुलिस से इस चीज़ की? हाँ बेटा, शिकायत की है। पुलिस ने क्या कहा है? वो सुनवाई नहीं हुई है वहाँ पर। क्यों सुनवाई नहीं कर रही पुलिस? कुछ बोल रही है? अब यही बोल रहे हैं कैंसिल कर दिया। आज मैंने कहते मैंने मम्मी अकेली हैं, वो सुबह का नाश्ता भी बना के देती हैं। मैंने कहा तू उनके लिए काम वाली का इंतजाम कर दे। कहते क्या उसके हाथ पैर टूट रहे हैं, वो काम नहीं कर सकते। वो बेचारी शुगर और ब्लड प्रेशर की मरीज है। कल को उनको कुछ हो गया, मेरे फादर की 2020 में अभी डेथ हो गई थी पीछे से। जब से वो हमारे ऊपर इतनी हावी हो रही है और अपनी माँ की धमकियाँ देती है कि मेरी माँ तो तुम्हारा ये कर देगी, तुम्हारा वो कर दे। हाँ जी, मैंने 100 नंबर पर फ़ोन किया था, नंबर नहीं डायल हो रहा था। फिर हम थाने में गए। मेरे से पहले मेरी वाइफ जा रही थी, लेकिन सबसे पहले हम पहुँच गए थाने में। हमने एप्लीकेशन दी है। मैंने कहा जी रिटर्न में मैं प्रूफ दे रहा हूँ आपको। प्रशासन से पहले भी मैंने संपर्क करने की कोशिश करी, लेकिन प्रशासन में मेरे एक वकील साहब ने ये बोला था कि जी आपके पास कोई भी ऑडियो प्रूफ हो तो नहीं चलेगा, आपके पास कोई वीडियो प्रूफ हो तो मैं उसी वीडियो का इंतजार कर रहा था कब ये ऐसी कोई गलत एक्टिविटी करे और उसके बाद मैं इस पर एक्शन लूँ। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली एनसीआर में देर रात से ही लगातार तेज बारिश की वजह से पूरा गुरुग्राम शहर पानी पानी हो गया है। गुरुग्राम में सेक्टर 15 पार्ट 2 इफ्को चौक, एसएल टावर और सोना रोड की सड़कों में सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से वाहन रेंगते हुए दिखाई दे रहे हैं। गुरुग्राम से हमारे सहयोगी संजय राठौड़ की एक खास रिपोर्ट देखिए। से हो रही रुक रुक कर बारिश के बाद गुरुग्राम के अलग अलग हिस्सों में जल भराव देखने को मिल रहा है। इस समय मैं मौजूद हूँ NH8 के इफ्को चौक पर, जहां आप देख रहे हैं कि काफ़ी अहम ये चौक है और जहां जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। सड़कों पर जो पानी है वो जमा यहाँ हो रहा है और जिस तरीके से जिला प्रशासन के दावे हैं वो यहाँ बहते नज़र आ रहे हैं, वो धुलते नज़र आ रहे हैं। हर बरसात से पहले नगर निगम गुरुग्राम या फिर GMD या फिर जिस तरीके से जिला उपायुक्त की तरफ से भी कहा जाता है कि गुरुग्राम की जो सड़कें हैं वहाँ जल भराव नहीं होगा, जल इकट्ठा नहीं होगा, लेकिन ये पहला वाक़या नहीं कि इस तरीके की जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिल रही है। हर बरसात के बाद गुरुग्राम के अलग अलग हिस्सों में जल भराव
देखने को मिलते हैं। अब ऐसे में जो सबसे बड़ी बात है कि गुरुग्राम की जनता को इस समस्या से कब तक निजात मिल पाती है, या फिर एसी के कमरे में बैठ के अधिकारी ऐसे ही खोखले वादे करेंगे जनता के साथ। संजय राठौर, इंडिया न्यूज, गुरुग्राम। और वहीं गुरुग्राम के बौंडसी गांव के 20 वर्षीय सैनिक तरुण भारद्वाज सियाचिन की सीमा पर पेट्रोलिंग के दौरान शहीद हो गए। तरुण भारद्वाज 16 राजपूत बटालियन में तैनात थे। 1.5 साल पहले ही सेना में भर्ती हुए थे। उनकी पहली पोस्टिंग जम्मू और दूसरी सियाचिन में हुई। कम उम्र से ही तरुण सेना में भर्ती होने की कोशिश करने लगे थे और अभी भी सेना में बड़ा अधिकारी बनने के लिए पढ़ाई कर रहे थे। तरुण भारद्वाज के पिता चाचा ताऊ भी सेना में नौकरी कर चुके हैं। तरुण भारद्वाज के गांव भौंडसी में हर घर में एक सदस्य सेना में शामिल हुए। तरुण गांव में युवाओं को सेना में भर्ती के लिए प्रेरित करते थे। तरुण भौंडसी गांव के रियल हीरो थे। उनकी शहादत पर परिवार का यह कहना है कि अगर सरकार आज भी मौका दे तो परिवार के दूसरे बेटे सेना में जाने को तैयार हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं तरुण भारद्वाज के घर में गुरुग्राम के भौंडसी गांव में, और बात करेंगे परिवार के लोगों से कि क्या कुछ रहा। सबसे पहले हम उनके भाई से ही बात करते हैं। तरुण की अगर बात की जाए, आपको किस तरीके से कब इसकी जानकारी मिली, किस तरीके से ये पूरा घटना घटी? ये 9 सितंबर को शाम को पापा के पास पहले 6:30 बजे फ़ोन आया था कि वो पेट्रोलियम पे गया हुआ है छोटा भाई, और वहाँ पे कोई इंसिडेंट हुआ है। देन उसको MH रेफ़र किया है कारगिल, वहाँ पे ऑपरेशन के लिए। और फिर 9:30 बजे हमारे पास दोबारा फ़ोन आया कि ऑपरेशन के दौरान हम उसको बचा नहीं। हम अगर बात करें, आप खुद भी 16 राजपूत में रहे हैं जिसमें तरुण की जो है पोस्टिंग थी। तरुण को सबसे पहले तो कब उनकी भर्ती हुई थी और किस तरीके से उनका इंटरेस्ट था? क्या आपको देख करके फौज में जाना चाहता था? क्या करें? उसके खुद के मन में पिता के लिए एक दुख का समय है, पूरे परिवार के लिए, पूरे गांव के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए, क्योंकि अभी उम्र भी अगर बात करें तो 20 वर्ष की उम्र, 21वें वर्ष में तरुण थे। तो परिवार की ऐसी फिलहाल परिस्थिति नहीं कि पूरी बात यहाँ पर रख सकें तरुण की। हालांकि तरुण के पिता भी खुद उसी राजपूत बटालियन में, अगर बात करें 16 राजपूत बटालियन में रहे हैं। इस गांव की भी अगर बात करें तो फौजियों का गांव कहा जाता है। आपसे अगर बात करें तो सबसे पहले तो इस गांव के विषय में लगभग कहा जाता है कि हर गांव में, हर दूसरे घर में या हर घर में फौजी हैं। किसी भी जाति का ऐसा कोई घर नहीं है जिसका आदमी फौज में ना हो। अब हमारे परिवार में हम 9 भाई हैं, 3 परिवार के लोग फौज में हैं। तरुण के पापा भी फौज में थे और उनका तरुण का जो चाचा है वो भी फौज में था। तरुण खुद भी फौज में था, उनके ताऊ जी भी फौज में। ऐसे ऐसे घर भी हैं हमारे इस गांव में जिसके 8 बेटे हैं, 8 फौज में हैं। अगर हम बात करें, आप भी खुद उस जगह पोस्टेड रहे हो जहां ये इंसिडेंट हुआ, किस तरीके से ऐसे रहते हैं? वहाँ का माहौल साहब, बर्फ़ पड़ती है खूब और स्लाइडिंग होती रहती है। जैसे हम पेट्रोलिंग वगैरह करते हैं तो थोड़ा सा खतरा रहता है वहाँ पे। अक्सर इस तरीके की होती रहती हैं वहाँ पे, क्योंकि कच्ची पहाड़ियाँ हैं, बर्फ़ पड़ती है। तो जब भी मूवमेंट करते हैं, जब भी ऐसे हादसे अक्सर होते हैं। उनकी अगर बात की जाए, हालांकि जैसे कि हम बात कर रहे थे अभी कुछ दिन पहले की ही तरुण की पोस्टिंग थी। पोस्टिंग की अगर बात की जाए, बताया जाता है कि पिछले वर्ष ही उनके यहाँ पर भर्ती हुई है। उनका जो ज्वाइनिंग था वो 14 मार्च 2020 का है आर्मी में। एंड जो भी आर्मी की ट्रेनिंग होती है 9 महीने की, उसमें ट्रेनिंग के बाद जो फर्स्ट पोस्टिंग मिली फतेहगढ़ सेंटर के बाद, उनको J&K जम्मू कश्मीर में मिला। एंड उसके बाद जब उनको दूसरा जो पोस्टिंग था, वहाँ से जो पोस्ट था वो सियाचिन था। तो मार्च 2020 में क्या उसके बाद दोबारा बीच में कभी वापसी छुट्टी पर आए? हाँ, वो एक मतलब जब ट्रेनिंग ख़त्म हुई कोरोना काल के टाइम पे, तो छुट्टी थोड़ा लेट हो गई थी और उसके बाद वो 28 दिन की छुट्टी आया था। अप्रोच जितना मुझे याद है नवंबर दिसंबर के महीने में छुट्टी आया था 28 दिन की। उसके बाद फिर इस गांव की अगर बात की जाए तो अक्सर युवाओं में यही एक क्रेज है कि वो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। पढ़ाई अपनी करने के बाद, चाहे वो देश की सीमाओं पर हो
या फिर तमाम राज्यों में कहीं ना कहीं फौज में भर्ती होना कहीं ना कहीं पहली एक प्राथमिकता भी रहती है। हम तरुण की बात करें, बताया जाता है तो मैंने कहा था पढ़ लो, तो वो साइंस साइड से उसने पढ़ाई करी, पर उसको लगा नहीं कि मैं फौज में ही जाऊं। वो जब भी कहे मैं फौज में ही जाऊं, मैंने कहा कोई बात ना, फौज में चला जा। फिर वो इनसे बात हुई, हम दोनों भाई बतलाए, मैंने भाई इसे भर्ती करा दे। तो वो गया, एक बार उसका पैंट भी बना दिया घुटना में, फिर भी उसने करी। और कोचिंग ली उसने रेवाड़ी में, सुबह 5 बजे उठ कर जाता था, बहुत एक्टिव था और जो भी काम बताया उसको करके आता था, बता कर जाता था। और अब भी कभी उसने हारी बात नहीं कही, जैसे ट्रेनिंग में उसमें कोई वहाँ नहीं कोई बात ही बोलो, मैं एकला थोड़ी हूँ, सब रहते हैं वहाँ, और ये तो हमें तो देश का बेटा हो जाएंगे, बड़ा नाम हो जाएगा, इस करके उसने जो है फौज ही पसंद करी। और यहाँ मना करा भाई थोड़ी और पढ़ाई कर ले, इन्होंने कहा मैं भर्ती होऊंगा। जैसे 18 साल का हुआ उसने भर्ती उसी टाइम देखनी शुरू कर दी। क्या कारण मानते हैं, क्यों इतना इंटरेस्ट आर्मी के प्रति? इंटरेस्ट ये था, वो ये चाहता था, मैं पिताजी भी मेरे उसमें थे, चाचा भी थे, ताऊ भी थे, तो देश की सेवा करूँ, उसकी लगन ऐसी मैं भर्ती हो जाऊंगा। इसी परिवार के 3। हाँ, और आगे उसकी ये कोशिश भी थी, कोई ऐसा मौका भी मुझे मिल जाएगा अफसरी में, तो मैं टेस्ट वगैरह भी दे सकूँ। 10+2 था, तो मैं आगे कोई ऐसी हुई तो मैं शायद आगे कुछ तरक्की कर लूँगा। साइंस साइड से पढ़ा हुआ था। क्या कारण मानते हैं, क्योंकि आप युवा साथी परिवार के गांव के, कि इस गांव में ऐसा रुतबा, इस गांव में एक ऐसा? देखो, तरुण को स्टार्टिंग से ही है ना, समाज सेवी था वो। 18 साल की एज से ही मतलब अपने टारगेट को अचीव करने में लग गया था, और 18 साल से ही वो मतलब आर्मी की तरफ रुझान कर लिया था उसने। हालांकि पढ़ाई में भी बहुत इंटेलिजेंट था, नॉन मेडिकल से पास आउट था, और AIEEE में भी अच्छा रैंक आ गया था उसका। लेकिन उसी के हिसाब से वो, हमने भी फैमिली ने चाहा कि मतलब इंजीनियरिंग करे, क्योंकि फैमिली में और जो भाई हैं बड़े सब इंजीनियर हैं, तो लेकिन उसका रुझान था आर्मी की तरफ ही। और 3-4 साल से ही वो थोड़ा समाज सेवा में भी लगा हुआ था। बहुत उसने सर मेहनत करी थी, बहुत होनहार लड़का था, हर चीज़ में बढ़ चढ़ कर भाग लेता था, सब चीज़ों में, और सबको मतलब एक पूरे परिवार को बांध के रखा हुआ था। हमारी फैमिली का बोले तो सर एक रियल हीरो था, जो हमारे मतलब दिल से तो कभी मतलब निकाला ही नहीं जाएगा जब तक हम जिएंगे। लेकिन ऐसे जो सर, मैं तो यही कहूँगा, जो ऐसे वीर होते हैं सर, वो बहुत कम जन्म लेते हैं सर। चलिए, वक्त